नमस्कार, मेरा परिचय विनीत त्रिपाठी है और आप नव भारत टाइम्स देख रहे हैं। बिहार में कुछ बड़ा होने वाला है। ये किसी से छिपा नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी 24/7 चुनावी मोड पर रहती है। बीजेपी को यह बहुत अच्छे से समझ आ गया है कि सत्ता कैसे हासिल करनी है। देश की राजधानी में हिंदी पट्टी के दो राज्य सबसे ज्यादा अहम माने जाते हैं। पहला उत्तर प्रदेश और दूसरा बिहार। उत्तर प्रदेश को लेकर बीजेपी आश्वस्त है क्योंकि योगी जी ने पूरा प्रदेश संभाल रखा है। बीजेपी के लोग खुद इस बात को कहते हैं कि योगी जी के रहते उत्तर प्रदेश की चिंता उतनी नहीं होती। लेकिन अब बारी है बिहार की। बीजेपी यहां पर अकेले दम सरकार बनाने का पूरा खाका ब्लूप्रिंट तैयार कर चुकी है। बीजेपी को पता है कि यह रास्ता हिंदुत्व वाले मोड़ से होकर ही गुजरेगा और इसीलिए इसकी तैयारी शुरू हो चुकी है। पहले संघ प्रमुख मोहन भागवत बिहार पहुंचते हैं, इसके बाद आर्ट ऑफ लिविंग के श्री श्री रविशंकर बिहार दौरे पर और अब बागेश्वर धाम प्रमुख धीरेन्द्र शास्त्री भी बिहार पहुंच गए हैं। गोपालगंज में भी बागेश्वर सरकार धीरेन्द्र शास्त्री का 5 दिवसीय हनुमंत कथा का प्रोग्राम चल रहा है। जिले के भोरे प्रखंड के रामनगर स्थित श्री राम जानकी मठ इन दोनों आस्था का पूरी तरह से केंद्र बना हुआ। यहां भारी संख्या में श्रद्धालु धीरेन्द्र शास्त्री की कथा सुनने के लिए पंडाल पहुंच रहे हैं। भोरे प्रखंड के रामनगर स्थित श्री राम जानकी मठ में धीरेन्द्र शास्त्री ने कथा से पहले हिंदुओं के अस्तित्व और उनकी सुरक्षा को लेकर खूब बयान दिए। गुरुवार की देर शाम कथावाचक धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि वो यहां अपने लिए थोड़े आए हैं, वो इस देश के हिंदुओं को जगाने के लिए आए हैं। उन्होंने कहा कि वो अपनी लड़ाई नहीं लड़ रहे बल्कि दुनिया के 150 करोड़ हिंदुओं की लड़ाई लड़ने के लिए आए हैं। उन्होंने कथा के दौरान कहा कि वो किसी पार्टी के लिए यहां नहीं आते, वो किसी के लिए वोट मांगने नहीं आते, वो तो सिर्फ हिंदुओं की बात रखते हैं, हिंदुओं के बीच अलख जगाने के लिए आते हैं। बागेश्वर धाम सरकार ने साफ साफ कहा कि छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं। उनके खिलाफ बयान देने वालों के लिए धीरेन्द्र शास्त्री ने सेम टू यू का भी प्रयोग किया। धीरेन्द्र शास्त्री का गोपालगंज के भोरे में अगले 10 मार्च तक कथा का कार्यक्रम है। यहां भारी भीड़ को देखते हुए सिर्फ एक दिन के लिए दिव्य दरबार का आयोजन यहां पर किया गया है। जिला प्रशासन की ओर से बताया गया कि 8 मार्च को कथा शुरू होने से पहले उनका दिव्य दरबार सजेगा। यह कार्यक्रम सिर्फ एक दिन के लिए ही रखा गया है। अब बात कर लेते हैं संघ प्रमुख मोहन भागवत की। आरएसएस चीफ मोहन भागवत ने एक दिन पहले यहां पर बयान दिया, कहा कि भारत अपनी सांस्कृतिक विरासत के बल पर पूरी दुनिया को रास्ता दिखा सकता है। आरएसएस के चीफ उत्तर बिहार के सुपौल जिले में सरस्वती विद्या मंदिर स्कूल के नए भवन का उद्घाटन के बाद में ये टिप्पणी की। भागवत आगे बोलते हैं कि हमारी सभ्यता प्राचीन है, भारत मूल्यों और सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक है जो पूरी दुनिया का मार्गदर्शन कर सकता है। उनका कहना है कि आरएसएस की शैक्षणिक शाखा विद्या भारती तथा ज्ञान और संस्कार प्रदान करने के लिए समर्पित है और उन्होंने अभिभावकों से बड़ी संख्या में अपने बच्चों को संगठन द्वारा संचालित स्कूलों में दाखिला दिलाने का आग्रह भी किया। मोहन भागवत बिहार के साथ साथ अपने जुड़ाव के बारे में बताना नहीं भूले। उन्होंने बताया कि क्षेत्रीय प्रचारक के रूप में बहुत पहले राज्य में बिताए 6 साल के कार्यकाल को बहुत बेहतरीन बताया। उन्होंने कहा कि जब मैं बिहार आता हूं तो मुझे कई जगहों पर जाने का मन होता है, लेकिन समय की कमी के कारण मैं ऐसा कभी कर नहीं पाता। भागवत ने राज्य के लोगों की भी प्रशंसा की और कहा कि बिहारवासी समर्पण, कड़ी मेहनत और पुरुषार्थ के प्रतीक है। उन्होंने बिहार के गया जिले के चर्चित रहे दशरथ मांझी का भी उदाहरण दिया है, जिन्होंने सालों तक पहाड़ को काटकर एक रास्ता बनाया। दशरथ मांझी का उदाहरण देते हुए एक तरह से मोहन भागवत चुनावी साल में एक बड़ी नसीहत भी यहां पर देते गए। अब यहां की पॉलिटिक्स की बात करते हैं। क्यों यहां पर बिहार में केंद्र बना हुआ इस समय हर चीज का। बिहार विधानसभा के चुनाव के करीब आते ही बीजेपी और एनडीए के भीतर बढ़ते राजनीतिक तनाव के बीच पटना के सत्ता गलियारों में कुछ सवाल मंडरा रहे हैं। लगभग 2 दशकों से बिहार की राजनीतिक सत्ता के शीर्ष पर काबिज उम्रदराज नीतीश कुमार का भविष्य क्या है, उनके बाद कौन। बिहार के मुख्यमंत्री अब 74 साल के हो चुके हैं। उनकी याददाश्त और निर्णय लेने की क्षमता कभी कभी उन्हें धोखा देती हुई दिखती है। कई मौकों पर उन्होंने अपने कद के व्यक्ति के लिए अकल्पनीय काम किया है, ये मानना है बिहार के राजनीतिक पंडितों का। राजनीतिक जानकार कहते हैं कि नीतीश कुमार ने
सार्वजनिक रूप से प्रधानमंत्री मोदी के पैर छूने का उनका कार्य, जो उनसे सिर्फ कुछ महीने बड़े हैं, उनकी मजबूत राजनीतिक क्षमता को लेकर संदेह पैदा करता है। जानकार मानता है कि वो अक्सर अपनी भावनाओं पर नियंत्रण खो देते हैं और कभी-कभी अजीबोगरीब टिप्पणियां भी कर देते हैं। ऐसा लगता है कि उन्होंने विकसित बिहार के लिए अपना दृष्टिकोण, विजन भी खो दिया है और जो भौतिक बुनियादी ढांचे, कल्याणकारी योजनाओं, जीविका कार्यक्रम और शराबबंदी के संयोजन पर पूरी तरह से केंद्रित है। बिहार की राजनीति को नजदीक से जानने वाले लोग कहते हैं कि नीतीश कुमार की अपनी पार्टी के नेताओं में बेचैनी और भी ज्यादा है। सार्वजनिक रूप से वो अपने नेता में किसी भी तरह की गड़बड़ी से इनकार करते हैं। हालांकि वो ये भी जानते हैं कि उत्तराधिकारी का सवाल लंबे समय तक टाला नहीं जा सकता और नीतीश कुमार को जल्द से जल्द ये काम करना चाहिए। पार्टी के उत्तराधिकारी का संकट एक बहुत बड़ी घटना का परिणाम है। हालांकि नीतीश कुमार में आम लोगों का विश्वास जीतने का करिश्माई शक्ति भी है। उनका अभी भी कोई मुकाबला किसी पार्टी में उनका नहीं दिखता है। अब सवाल ये उठता है कि पूरा महिमा मंडन जो है वो सिर्फ बिहार में क्यों केंद्र हो गया है। कई बार पार्टियां आमतौर पर अपने परिवार से ही उत्तराधिकारी की तलाश करती हैं, जिससे उत्तराधिकार का सवाल अस्थायी रूप से सुलझ जाता है। वंशवाद की राजनीति के कट्टर आलोचक नीतीश कुमार इस दुविधा में फंस गए कि उनके बेटे निशांत कुमार को उनके उत्तराधिकारी के रूप में लॉन्च किया जा सकता है। उनके धुर विरोधी लालू यादव ने तेजस्वी के साथ ऐसा ही किया, लेकिन नीतीश ऐसा करने से पहले बहुत बार सोचेंगे। जानकारों की माने तो नीतीश कुमार यदि ऐसा नहीं करते तो एक एकीकृत उत्तराधिकारी के बिना पार्टी को विघटन के खतरे से सामना करना पड़ सकता है। इन सब अनिश्चितताओं और स्वाभाविक सत्ता विरोधी लहर के बीच भाजपा को एक अभूतपूर्व अवसर का आभास हो रहा है। बिहार ने अभी तक उसने अपने बूते सरकार बनाने का विशेषाधिकार नहीं दिया। हाल ही में हुए मंत्रिमंडल विस्तार ने गठबंधन पर भाजपा की पकड़ के संकेत दिए। हालांकि जेडीयू नेताओं का कहना है कि भाजपा ने मंत्रिमंडल में सिर्फ अपना कोटा भरा है और इससे ज्यादा कुछ नहीं समझा जाना चाहिए। लेकिन गठबंधन के भीतर तनाव बढ़ता दिख रहा है। कुमार के बेटे ने अपने पिता के नाम को एनडीए के सीएम चेहरे के रूप में घोषित करने की वकालत करी है। जेडीयू की आशंकाएं तब और बढ़ गईं जब भाजपा ने ईबीसी समुदाय कुमार के मुख्य वोट बैंक को कैबिनेट रैंक देकर उस वोट बैंक को अपने पाले पे करने की कोशिश की है। विपक्षी दलों के लिए नीतीश कुमार के बाद बिहार की राजनीति कम से कम 3 कारणों से अधिक चुनौतीपूर्ण साबित हो सकती है। सबसे पहले उन्हें भाजपा के बढ़ते वोट शेयर और बेहतर संगठनात्मक ढांचे के साथ सीधे मुकाबला करना होगा। दूसरा, कुमार ने सांप्रदायिक राजनीति पर लगाम लगाते हुए अब तक एक शांति दूत के रूप में काम किया है। बिहार के राजनीतिक एजेंडे में विकास का प्रमुख स्थान अभी भी बना हुआ है। नीतीश को कमतर आंकने वालों को समझना होगा कि वो पहले 2 बार खेला कर चुके हैं। इस कारण से राजद ने स्पष्ट रूप से निशांत कुमार को जेडीयू का नेतृत्व करने की संभावना का समर्थन किया है। हालांकि नीतीश कुमार के पास एक स्पष्ट लाभ है। बिहार में किसी भी राजनीतिक दल में एक और करिश्माई नेता की कमी है। बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, अपराध जैसे मुद्दों के कारण हाल ही में उनकी स्वीकृत रेटिंग में गिरावट आई है, खासकर युवाओं को। हालांकि भाजपा भी कुछ हद तक दोषी है। इसके अलावा मोदी सरकार जेडीयू सांसदों के समर्थन पर बहुत अधिक निर्भर है। कुमार बातचीत के दौरान सीटों के सम्मानजनक हिस्से का दावा करने के लिए इसका लाभ उठा सकते हैं। यदि उनकी पार्टी अपने 2020 के प्रदर्शन को दोहरा सकती है और आगामी विधानसभा चुनाव में कोई भी गठबंधन उनके समर्थन में बिना सरकार बनाने में सक्षम नहीं, तो वह अभी खुद को शीर्ष पद के दावेदार के रूप में स्थापित कर सकते हैं।